हेलो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोग संविधान का विकास क्रम प्रकृति स्रोत इस टॉपिक पर एक सेट ला चुके हैं और ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को वो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है आपको मिले जब भी मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, अभी मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं आप लोग को लाइव वीडियो ला सकूं, और ये सब्सक्राइबर पर डिपेंड करता है कि मैं लाइव आऊँ या न आऊँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए थे और आज 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, बी हो गया सरकार का संघीय स्वरूप, और सी हो गया सरकार का समाजवादी स्वरूप, और डी हो गया सरकार का एकात्मक स्वरूप। देखिए लोकतांत्रिक स्वरूप में क्या होता है कि कभी ऐसा भी वक्त आता है जब केंद्र क्या है, सर्वशक्तिशाली हो जाता है। जैसे आपातकाल के स्थिति में केंद्र के पास क्या होता है, सभी शक्ति केंद्र के पास हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, समाजवादी में भी नहीं होता है। समाजवादी में प्राइवेट और ये अपना क्या वो हो जाते हैं। ठीक है, समाजवादी में क्या सभी समाज उसके लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए क्या उत्तरदायी होगा और उसमें सहभागिता अपना दिखाएगा। ठीक है, एकात्मक में क्या होगा, ये शक्ति क्या होती है, एक ही जगह केंद्रित हो जाती है एकात्मक में। तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, संघीय स्वरूप क्या होता है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो संघीय स्वरूप में जैसे हम लोग देख ले, संघीय स्वरूप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, अमेरिका है, यूएसए है। अमेरिका का मतलब क्या, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कितने 50 राज्यों से मिलकर बना है। और ये राज्य कैसे हैं, इन राज्यों के बीच एक समझौता हुआ है कि नहीं, हम लोग एक मिलके और एक अपना देशों का क्या संगठन बनाते हैं। ठीक है, और इस पे क्या एक ही जगह से शासन होगा। ठीक है, तो अमेरिका जो यूएसए है ये संघीय सरकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यूएसए में क्या है ना कि शक्तियों का विभाजन है, क्या 50 जो राज्य है उनके पास भी अपनी शक्तियां है, अमेरिका के पास तो है ही। अगर अमेरिका इन 50 राज्यों पर दबाव डालता है तो ऐसे भी उनके पास शक्तियां है कि वो अलग हो सकते हैं। अब वही बात करें हम लोग भारत को क्या राज्यों का संघ बोलते हैं। तो राज्यों का संघ का मतलब क्या है, जो भीमराव अंबेडकर है सीधा सीधा वो बोले हैं कि जो हमारा देश है राज्यों का संघ, भारत जो कि राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 19 में बोला, 1 में बोला गया, 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो जो भारत राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1 में बोला गया है, तो उसमें अंबेडकर जी बोले हैं कि भारत के जो राज्य है वो किसी समझौते का, भारत जो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्य जो है किसी समझौते के तहत नहीं मिले हैं, और ये देश नहीं बना है। ठीक है, ये देश जो बना है ये शासन व्यवस्था को क्या सुचारू रूप से चले। और देखिए इतना बड़ा देश है तो एक आदमी इस पे शासन करेगा तो मुश्किल होगा उसके लिए। तो इसको इसीलिए 28 राज्यों में बांटा गया ताकि शासन में सुविधा हो। इसके चलते क्या 28 राज्यों में बांटा गया। और वो बोले कि भारत किसी समझौते का परिणाम अमेरिका की तरह नहीं है। जो भारत है इस शासन व्यवस्था को अच्छा से चलाया जाए, इसलिए भारत को राज्यों में विभक्त किया गया है। और इन राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है कि ये क्या अपने जो भारत है उससे क्या अलग हो सके। लेकिन जो संघीय राज्य है अमेरिका, जो कि एग्जाम्पल है 50 राज्यों से मिलकर बना है, उसके पास यह
शक्ति है कि वो चाहे तो क्या अपने जो 50 राज्यों का एक संगठन बना है उससे अलग हो सकते हैं। यानी कि देखिए जो अमेरिका है उसमें 49 स्टेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में 28 स्टेट है, तो 27 होने का किसी राज्य के पास अधिकार नहीं है। सीधा सा मतलब यही है संघीय राज्य का मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रकार के शासन के गंभीर दोष क्या है? जो संघीय प्रकार के शासन है उसके गंभीर दोष क्या है? देखिए ऑप्शन ए होगा पृथककरण का खतरा, बी होगा सत्तावादी शासन, सी होगा स्थानीय हितों की उपेक्षा और डी हो जाएगा कुशल प्रशासन। तो जो संघीय प्रकार के शासन है हम बताएं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कि नहीं, ये जो राज्य है ये इनको क्या संघीय प्रकार के राज्य जो अमेरिका से हम बताएं यूएसए से कि इनके पास वो शक्तियां होती है जो अलग इनको करने में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, वो जो संगठन बना है, ठीक है। तो अगर अमेरिका 50 राज्यों से मिल के बना है तो चाहे 5 राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं, यानी कि पृथककरण का खतरा उस पर हमेशा बना रहता है। लेकिन वहीं भारत का बात हम बोले तो आर्टिकल 1 के अनुसार हम बताएं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, और भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ बोला है कि ये जो भारत राज्य है ये भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के जो संघीय राज्य हैं उसमें क्या है, वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है संघीय प्रकार की शासन की गंभीर दोष क्या है? पृथककरण का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो देखिए जो दोहरी नागरिकता होती है ये संघीय प्रकार के राज्य की विशेषता होती है। जो दोहरी नागरिकता होती है क्या संघीय प्रकार के राज्य की विशेषता होती है। एकात्मक में तो दोहरी नागरिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है, जैसे अमेरिका में होता है ना, तो अमेरिका का भी उनके पास नागरिकता है, ठीक है, और जो और भी 50 राज्य है उनका भी नागरिकता उन लोगों के पास होता है। जो और अपने जो स्टेट है उन लोगों का उनका भी उसका भी नागरिकता उन लोगों के पास होगा। अमेरिका के भी नागरिक है, लेकिन वो जो राज्य से बिलोंग करते हैं उसका भी नागरिक है। लेकिन भारत में क्या है, आप केवल इंडियन है तो इंडियन ही है, भारतीय ही है, आपके पास और कोई नागरिकता नहीं है कि आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं, यूपी से है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है आपका, उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो क्या देता है उसमें कि आप बिहार के नागरिक हैं, उसमें देगा कि आप क्या सिटीजनशिप में क्या भरना था, सिटीजन में इंडिया, ठीक है, आप भारत के नागरिक। संसदीय सरकार भी है क्या भारत में, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संसदीय सरकार भी है। हाँ, साथ साथ ये भी बता दें कि एक दोहरी नागरिकता के छोड़ दे तो भारत भी संघीय जो सरकार है उसका भी पार्ट है। तो इसको क्या बोला जाता है, अर्ध संघीय सरकार बोला जाता है भारत को, ठीक है। संसदीय सरकार भी है और अर्ध संघीय सरकार भी है, ठीक है। तो जो संघीय सरकार की विशेषता होती है उसमें दोहरी नागरिकता, कौन कौन सा दोहरी नागरिकता होती है उसकी विशेषता, दोहरी नागरिकता और जो दोहरी शासन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था क्या होगा वो भी दोहरी शासन व्यवस्था, अनम्य संविधान, अनम्य संविधान की भी होता है उसका, ठीक है। लिखित संविधान भी होता है, लिखित संविधान संसदीय जो सरकार होती है उनका भी होता है। और उसके साथ साथ अपना उन लोगों के पास अलग होने का एक पावर भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए शासन एकात्मक पद्धति का लाभ है, जो एकात्मक पद्धति है शासन का उसका क्या लाभ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अधिक अनुकूलनशीलता, बी हो गया दृढ़ राज्य, सी हो गया जनता द्वारा सहभागिता और डी हो गया सत्तावाद की कम संभावनाएं, ठीक है। तो जो ये एकात्मक पद्धति का लाभ है तो क्या होता है, दृढ़ राज्य होते हैं, ठीक है। जो एकात्मक पद्धति का शासन एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, दृढ़ राज्य होते हैं, ठीक है। दृढ़ राज्य का मतलब क्या, अगर हम लोग देखें तो दृढ़ राज्य का मतलब क्या, जो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है वह मजबूत केंद्र का होना, क्या है, मजबूत केंद्र का होना इस प्रणाली का
सभी शक्तियां किस में, केंद्र सरकार में निहित होती है, और इकाइयों के प्राधिकारी क्या करते हैं, उसके अधीन होते हैं, जो क्या केंद्र के द्वारा क्या प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। केंद्र के जो द्वारा जो आयोजित प्राधिकार होंगे उनका ही ये क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे एकात्मक का कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, क्या है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ये सब क्या है, एकात्मक का है। न्यूजीलैंड, ये सब जो एकात्मक पत्ती है ना, उसका एग्जाम्पल है। जनता द्वारा अधिक सहभागिता लोकतांत्रिक में होता है, ठीक है। सत्तावादी की कमी, सत्तावादी की कम संभावना, क्या ये सब जो अध्यक्षीय होता है उसमें क्या ये सब मिलता है। जैसे आप लोग नेपाल में देखे होंगे, नेपाल में ऐसे ही होता था। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। तो ऑप्शन ए हो गया एक राज्य संघ, बी हो गया अर्धसंघीय, सी हो गया राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ, और डी ऑप्शन हो गया अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। ठीक है, तो देखिए जो संविधान में जो कंपोजिट भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो यह क्या है, यह एक राज्य का संघ है। बताए ना, ये किसके अनुसार, जो आर्टिकल 1 के अनुसार क्या भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसी में भीमराव अंबेडकर क्या बताते हैं कि जो भारत है ये राज्यों से अलग नहीं हो सकते, लेकिन संघीय सरकार में क्या बताए हम आप लोग को कि संघीय जो सरकार होती है उसमें राज्यों का अलग होने का अधिकार है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए इसमें अगर हम संघ शब्द का प्रयोग क्या किया गया है, ये देखिए क्यों किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है, पहला बात ये। दूसरा बात, जो राज्यों के संघ है इसे क्या अलग होने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए इसका राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया था इसके साथ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। अर्धसंघीय क्या है, तो अर्धसंघीय है, लेकिन हम लोग का क्या है, आर्टिकल 1 देखेंगे जो दोहरी नागरिकता है उसे हम लोग भुला दे तो अर्धसंघीय होगा। लेकिन अगर जब हम लोग का यहाँ पर आर्टिकल 1 के अनुसार अगर नियम के अनुसार देखा जाए, अमेरिका से कंपेयर किया जाए, तब तो ये अर्धसंघीय होगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 1 के अनुसार देखिए तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, तो इसलिए ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ क्या सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, राज्यों, ऑप्शन सी क्या है, राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ, राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ, इसमें वर्णन नहीं है। आर्टिकल 1 में बस राज्यों का संघ किया गया, अंशतः एकात्मक अंशतः संघीय, ये भी वर्णन नहीं है। आर्टिकल 1 के अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार एक राज्य संघ है, यही वर्णन मिलता है हम लोग के संविधान में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया संसदीय सरकार, बी हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका, सी हो गया अध्यक्षीय सरकार, और डी हो गया आप लोग का संघीय सरकार। तो सबसे पहला था कि संघीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आप लोग का क्या आंसर होगा, संघीय सरकार होगा। ठीक है, अब देखिए अगर चले हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे, तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। क्या संसद के द्वारा ये क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार है, यानी कि संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। और यहाँ क्या, जहाँ विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच क्या है, एक घनिष्ठ संबंध बताया गया है। ठीक है, विधायिका से ही क्या कार्यपालिका को चुना जाता है। और जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है, वो भी क्या, जो ये कार्यपालिका और विधायिका जो है यही सब बताते हैं कि नहीं क्या ये संघीय व्यवस्था के भी प्रावधान किए गए, लेकिन पूर्ण रूप से संघीय संविधान का, संघीय सरकार का व्यवस्था नहीं किया गया है। और इसके प्रमुख जो हम लोग लक्षण देखें तो क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन। जबकि अमेरिका और फ्रांस में क्या है, अध्यक्षीय शासन है। जो अमेरिका और फ्रांस में है वो क्या,
अध्यक्षीय शासन है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन डी आप लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो ऑप्शन ए हो गया विधानमंडल कार्यपालिका के बीच संबंध, विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच संबंध। बी हो गया कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संबंध, ठीक है। सी हो गया केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। डी हो गया कार्यपालिका विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संबंध। तो देखिए जो एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार देखा जाए तो ये क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है ना, इसके आधार पर हम देख सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच में संबंध नहीं है तो वो क्या हो गया, वो एक जगह से शासन किया जाएगा। अगर केंद्र के पास है तो क्या हो जाएगा, वो एकात्मक हो जाएगा। अगर केंद्र और राज्य के बीच संबंध है तो वो क्या हो जाएगा, संघात्मक सरकार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध के आधार पे ही हम बोल सकते हैं कि एकात्मक सरकार है या संघीय सरकार है। और एकात्मक सरकार शासन में क्या होता है, शक्तियां किसके पास, केवल केंद्र के पास, केंद्र सरकार के पास होती है, तथा राज्य के जो अभिकर्ता होते हैं, राज्य जो होता है वो क्या, उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन संघीय सरकार में क्या होता है, केंद्र व राज्यों की इकाइयों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है, ठीक है। कि केंद्र का क्या आएगा, जैसे राज्य सूची और हम लोग जो राज्य सूची हो गया, केंद्र सूची हो गया, ये क्या है, शक्तियों का बंटवारा ही है। केंद्र सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची हो गया जिसमें केंद्र और राज्य के जो भी है, केंद्र और राज्य सूची के अलावा जो भी बच जाता है उसको क्या, समवर्ती सूची में हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, एकात्मक है या अध्यक्षीय है। तो जो भारत का संविधान है, ऑप्शन ए हो गया संघात्मक, बी हो गया अर्ध संघात्मक, सी हो गया एकात्मक और डी हो गया अध्यक्षीय। तो जो भारत के जो संविधान है ये क्या है, अर्ध संघात्मक है। क्या, क्यूसी फेडरल है। क्या है, क्यूसी फेडरल है। देखिए इसको अर्ध संघात्मक क्यों कहा गया, जो संघीय व्यवस्था हमारे संविधान का जो है इसका बुनियादी लक्षण है, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान का, ये क्या है, बुनियादी लक्षण है, ठीक है। वहीं देखे एक प्रोफेसर थे केसी व्हेलर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। केसी व्हेलर के अनुसार क्या, जो भारतीय संविधान है वो एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति क्या है, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कठोरता से निर्वहन किया जाता है। जो शक्ति का बंटवारा हुआ है वो क्या, एकदम कठोरता से उसका निर्वहन किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक और बात है, यहाँ इसको संघीय हम बोल सकते थे, ठीक है। अर्ध संघीय क्यों, संघात्मक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे देश पे आपातकाल की परिस्थिति आती है ना, तो ये क्या, एकात्मक व्यवस्था की तरह व्यवहार करती है। ये याद रखिए, अगर आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो हमारी जो सरकारें हैं वो क्या, तो संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास हो जाती है और ये क्या, एकात्मक सरकार की तरह क्या व्यवहार करने लगती है। किस में, आपातकाल में एकात्मक, याद रखिएगा, आपातकाल में एकात्मक। अध्यक्षीय है ही नहीं, इसलिए कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन फ्रांस ये सब क्या है, अध्यक्षीय है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। तो जो संसदीय सरकार है उसकी अतुलनीय व्यवस्था कौन सी है, तो ए नंबर हो गया संविधान का लचीलापन, बी नंबर होगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी नंबर हो गया न्यायिक सर्वोच्चता और डी नंबर क्या हो गया, संसद की संप्रभुता, ठीक है। देखिए जो कार्यपालिका, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में 28 क्वेश्चन तक देखे थे, ठीक है। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण क्या वीडियो रुक गया था। चलिए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। 29 नंबर से
और थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया था, तब हम चाहेंगे कि शॉर्ट में ही करें। अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो कैसा होना चाहिए, और बड़ा करें या ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और हाँ, एक बात और है कि लाइक थोड़ा वीडियो को कर दिया कीजिए यार, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब करने का आपको हमको क्या फ़ायदा है, हमको लाइक बटन मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको 1000 सब्सक्राइबर होने पे, वो क्या 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे यानी कि 1 के, ठीक है, वो हमको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए थैंक यू। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। तो देखिए, संसदीय सरकार क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझ लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो संसदीय सरकार होती है, इसमें क्या कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध, किसमें संसदीय सरकार की ये क्या है, देखिए तो अतुलनीय विशेषता है, ठीक है। और इस विशेषता में जो कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के अंदर से ही होता है, ठीक है। विधायिका के अंदर से ही चुना जाता है, किसको, कार्यपालिका को, ठीक है। विधायिका से ही कुछ चुन के क्या होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या, एक लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। जो कार्यपालिका होते हैं ये क्या, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी इन्हीं का होता है, ठीक है। देखिए, विधायिका का मतलब क्या है, मतलब लोकसभा में जितने भी है वो, और कार्यपालिका का मतलब क्या है, जो सरकार में है, लगभग ये मानिए जो सरकार में होते हैं उनका ही ना उत्तरदायित्व तो होता है। अगर कुछ देश पे होता है तो वही कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का ही सब जिम्मेवारी होता है, किसको, संसद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इन्हीं का होता है, ठीक है। तो 29 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर का ये जो हो जाएगा आपका 29 का आंसर है, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। संसदीय सरकार की क्या विशेषता है, जो विधायिका और कार्यपालिका का जो है वही क्या, संलयन ही, मतलब क्या है, एक विशेषता है। संविधान का लचीलापन कोई ऐसी विशेषता नहीं, न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं है, संसद की संप्रभुता भी कोई इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, बी हो जाएगा शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, सी हो जाएगा हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, डी हो जाएगा लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। देखिए शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना कैसे हम कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 लोग शांतिपूर्ण हो और समाजवाद की स्थापना कर दे, ऐसा संभव है क्या, नहीं है ना। शांतिपूर्ण एवं हिंसक और हिंसक के द्वारा तो है ही नहीं, हिंसक का तो कोई स्थान ही नहीं है कहीं भी हिंसा का, ठीक है। हिंसक साधन, यहाँ भी हिंसा गया तो इसका भी कोई स्थान ही नहीं है। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा ही समाजवाद की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। तो क्या लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो ये है 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। किसमें कहा गया है, जो धर्मनिरपेक्ष और जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा, किसको कहा गया है, संविधान का मूल ढांचा किसको, धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हम किसी भी धर्म का प्रोत्साहन नहीं करेंगे, यानी कि सरकारें, ठीक है। जो भारत है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म का
सब धर्म का ये क्या समान वैसे ही करता है। ऐसे तो देखा जाए तो कोई भी जो सरकारें होती हो धर्म से निरपेक्ष नहीं होती है, लेकिन जो भारत है इसमें जो हमारी प्रस्तावना है उसमें बोला गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा केशवानंद भारती, दूसरा एसआर बोमई मामला, ठीक है, सी हो जाएगा इंदिरा शाहनी मामला, और डी हो जाएगा मिनर्वा मिल्स मामला। देखिए जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो ये केस हुआ था, ठीक है, जो ये केशवानंद भारती एक संत थे, ठीक है, जो केरल राज्य पे क्या केस कर दिए थे। ठीक है, मामला ऐसा था कि इनके संपत्ति से संबंधित था, जो जिसपे कुछ कानून बना, और वो क्या संपत्ति को ये केशवानंद भारती जो महंत थे इनका संपत्ति जब्त कर लिया गया सरकार के उसमें आ गया। केरल राज्य ने ऐसा किया था। केशवानंद भारती ने केरल राज्य पे सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, केस कर दिए। ठीक है, और जो संसद संविधान के मौलिक ढांचे या मूल संरचना को उल्लंघन किए बिना क्या संविधान में संशोधन कर सकती है, इस मामला में ये बताया गया। ठीक है, केशवानंद भारती में कब, ये 1973 में, 1973 की बात है, शायद में भी 24 अप्रैल 1973 की ये बात है। ठीक है, केशवानंद भारती के मैटर में यही बोला गया कि भारतीय संविधान किसी भी हद तक संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, 368 के तहत किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको वहाँ पे एक मैटर ये दे दिया गया कि देखिए जो भारतीय संविधान है वो तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के जो मूल ढांचा है उसको नष्ट किए बिना ये क्या संशोधन कर सकती है। ठीक है, और बी नंबर क्या है, एसआर बोमई मामला। ठीक है, तो संविधान का जो मूल ढांचा है क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एसआर बोमई मामला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, तो एसआर बोमई मामला में कहा गया है। इसी में धर्मनिरपेक्ष और संघवाद के संबंधित चर्चा हुआ था। ठीक है, इंदिरा साहनी मामला, इंदिरा साहनी मामला में भी नहीं कहा गया था, और मिनर्वा मिल्स मामला में भी नहीं किया गया था, नहीं कहा गया था। ठीक है, अगर हम लोग देखें एसआर बोमई बनाम भारत संघ के जो 1994 में